निराश कभी नहीं होता जो फौजी होते हैं। एक जंग खत्म होती है, हारे या जीते, अगले की तैयारी करता है। फिर आप ग्रामीण को ले लो, आप क्योटी को ले लो, तो जो वोट इन लोगों ने पाया है एमआईएम ने, उतने में मेरा उम्मीदवार इन जगहों पे जीत जाता। अब ये भी मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश है एमआईएम के उम्मीदवारों को मदद करके फाइनेंशियली। बीजेपी वालों ने ये खेला किया है वोट का। जैसे क्योटी में डॉक्टर फराज फातमी के यहाँ हम 7,000 से हारे, 7,000 से ऊपर वोट एमआईएम ले गया। जैसे ग्रामीण में 17,000 वोट, कोई मतलब नहीं है, कहीं समझ में नहीं आता है। देखो वो जो कुछ भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप तो कम से कम परेशान नहीं कीजिए, आप तो अपने आप को कायद कहते हैं। बीजेपी का जो उम्मीदवार है हर बूथ पर घूम रहा है, पूछता है, अपना वोट नहीं पूछ रहा एमआईएम को कितना आया। इसका मतलब मैं उनका सबसे करीबी दोस्त था। मैं हर जमाने में जबान से भी, फिजिकली भी, उनका भी, उनके वालिद मोहतरम का भी प्रोटेक्टर रहा हूँ। तो वो बेचारे को मेरी दोस्ती याद नहीं है, वो बीजेपी की दोस्ती उनको याद है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बीएसपी में हमने देखा कि वहाँ एमआईएम के कैंडिडेट को बैठा दिया गया या बैठ गए, तो क्या नहीं लगता है कि अगर बातचीत की जाती तो बाकी जगह पे भी इस तरीके के समझौते हो सकते थे और सीट बचाई जा सकती थी? आप क्या समझ रहे हैं? जो भी उम्मीदवार होता है ये कोशिश नहीं करता है, जरूर करता है और जरूर किया होगा, हम लोगों ने भी किया। लेकिन पॉजिटिव होता है तभी आगे बात बढ़ती है। चुनावी जंग में मेहनत भी हथियार है, मगर अक्सर फैसला किस्मत की लकीरें कर जाती हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दरभंगा में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दरभंगा के सबसे कद्दावर और चर्चित चेहरे अली अशरफ फातमी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। कहाँ बहुत चूक बहुत रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। देखिए ऐसा है कि चूक कहीं नहीं रही। आप अगर हमारे नतीजों पर निगाह डालेंगे तो पहले से ज्यादा वोट ज्यादातर सीटों पर, चाहे आप जाले ले लीजिए, चाहे क्योटी लीजिए, शहर लीजिए, बहादुरपुर लीजिए, हयाघाट लीजिए, हर जगह वोट काफी बढ़ा है राजद का और इंडिया गठबंधन का। लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है कि वो हम लोग उसको जीत में नहीं बदल पाए, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। और जो मूल रूप से वजह सामने आ रही है और जो हम लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि ये जो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने जो रेवड़ी जो बांटी, जो कहते थे प्रधानमंत्री कि रेवड़ी बांट करके लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो रेवड़ी बांटी गई पूरे बिहार में। और उसका मेरा अपना ख्याल है 1,000 करोड़ से ऊपर दरभंगा में भी आया होगा। तो ये जो एक तरह से मतदाताओं को इलेक्शन के दौरान या उससे थोड़ा पहले परचेज किया गया, खरीदा गया, इसको तो मैं यही कहूँगा, या लुभाव उसको जो एक तरह से समझिए कि पॉलिटिकल घूस दिया गया, उसको जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मेन कॉज चुनाव में हम लोगों की जो ये हालत हुई, यही नहीं पूरे बिहार के अंदर, तो ये जो 40,000 करोड़ का जो खेला हुआ है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ड्यूरिंग इलेक्शन भी डाला गया है, ये रिजल्ट की वजह सिर्फ मुझे लगता है वही है। और वोट तो बढ़ा हमारा दरभंगा में, तो कम से कम मिथिलांचल में पहले से बहुत अच्छा किया है। और ओवरऑल भी देखेंगे अगर आप, तो इंडिया गठबंधन को जितना वोट लोकसभा में आया था या पिछले 2020 के असेंबली में आया था, वो मौजूद है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन कई ऐसे सीटें हैं दरभंगा की 10 विधानसभा में जहां
इस बार जीत का मार्जिन काफ़ी बढ़ गया। जैसे दरभंगा शहर की बात करें तो लगभग पिछली बार 11,000 से यहाँ हारे थे, इस बार आंकड़ा 20,000 पार कर गया है। देखिए, पिछले अगर आप देख लें तो लोकसभा को देखें अगर आप, तो मार्जिन घट गया है लोकसभा के मुकाबले में। तो देखो, कहीं कहीं तो देखोगे, अगर मिथिलांचल के अंदर भी आप मधुबनी को ले लो, एक ऐसी पार्टी जिसको जीतना ही नहीं है इस इलाके में। फिर आप ग्रामीण को ले लो, आप क्योटी को ले लो, तो जो वोट इन लोगों ने पाया है एमआईएम ने, उतने में मेरा उम्मीदवार इन जगहों पे जीत जाता। अब ये भी मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश है, और कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के जरिया या फिर एमआईएम के उम्मीदवारों को मदद करके फाइनेंशियली बीजेपी वालों ने ये खेला किया है। वोट का जो जैसे तकरीबन 12-13 हज़ार वोट अ, मधुबनी में पा लिया टाउन में, और हमारे कैंडिडेट की जीत हार उतने में हो गई। जैसे क्योटी में डॉक्टर फराज फातमी के यहाँ हम 7,000 से हारे, 7,000 से ऊपर वोट एमआईएम ले गया। जैसे ग्रामीण में 17,000 वोट, कोई मतलब नहीं है, कहीं समझ में नहीं आता है। अब ये किस तरह का खेला है, ईवीएम का खेला है कि लोगों ने वोट दिया है, लेकिन क्यों देगा, मेरे समझ से परे है कि मालूम है कि ये जीतेगा नहीं, तो फिर लोग वोट क्यों दे रहा है। और तो मैं तो समझता हूँ कि आप उसका भी रिजल्ट देखो। चले जाओ गौरा बोरा, वहाँ भी एमआईएम ने काट लिया है। आप जाले चले जाइए, वहाँ भी एमआईएम ने वोट काटा। तो ये जो ये जो एक दो सीट पे ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि कई सीटें ऐसी हैं जो इन वजहों से भी हारी है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है पूरे बिहार के अंदर, वो है कैश ट्रांसफर, जो इलेक्शन के थोड़े दिन पहले शुरू हुआ, और इलेक्शन के दौरान भी वो चलता रहा। तो कहीं न कहीं अली अशरफ फातमी इस बात को मानते हैं कि इमाम की वजह से कई सीटों पर सीधा नुकसान हुआ है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक वर्ग जो है वो इमाम की तरफ जा रहा है सीमांचल के बाद मिथिलांचल में? आपने ही उदाहरण दिया कि 3 सीटों पर सीधा नुकसान और नहीं, जिसके कई चलते सीट है। देखिए, कई सीटें हैं। देखो क्या होता है कि जब एक नैरेटिव बनाया जाता है, वो नैरेटिव बीजेपी और एमआईएम दोनों मिल के बना रही है। आप समझ रहे हो ना। अब वो यहाँ से फारिग हुए एमआईएम के चीफ, तो अब वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। अब ये 4 सीट 5 सीट जीत करके मुसलमानों को बताते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे अपना। बताओ, बिहार के अंदर जब सभी लोग मिलजुल के मदद करते हैं तो कितनी सीट जीत पाते हैं हम लोग। तो ये जो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी पे विनर बनाना चाहते हैं, उसका कौन सी गणित है उनके पास, वो वही जानते होंगे, या उनके देखो वो जो कुछ भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं, और जो सेकुलर पार्टी है उसको कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। और खास तौर से मैं आपसे बताऊं कि वो मुस्लिम उम्मीदवारों को टारगेट करते हैं ताकि वो जीत नहीं पाए, और इनकी मर्जी से अपना वोट, जो सेकुलर वोट है, उससे मुसलमानों को हटा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, उसके बाद वेस्ट बंगाल जाएंगे, फिर आसाम भी पहुंचेंगे। उन्हें अकलियत का, माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का दर्द समझ में नहीं आता। उनको अपना जो भी खौफ हो बीजेपी का, वही समझ में आता है। और उनको फिर से सोचना चाहिए कि ये जो कुछ अपने आप को बचाने के लिए और अपने खानदान को बचाने के लिए जो कुछ कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी
आजम खां जैसे आदमी को किस तरह से परेशान कर रही है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उदाहरण हैं मौजूद। आज आसाम में क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है, किस तरह से दबाने का, किस तरह से उनके कारोबार, नौकरी, उनके बिजनेस पर हमला हो रहा है। कभी इनकम टैक्स के जरिए, कभी बहुत सारे जराए हैं जो सरकार के पास, उसके जरिए, पुलिस के जरिए जिस तरह से परेशान किया जा रहा है। मेहरबानी करके आप तो कम से कम परेशान नहीं कीजिए। आप तो अपने आप को कायद कहते हैं। तो मैं तो आपके ज़रिए यही कहूँगा कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। और अब आप समझ लो कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है हर बूथ पर घूम रहा है, पूछता है, अपना वोट नहीं पूछ रहा, एमआईएम को कितना आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं साठ गांठ है। और उनके उम्मीदवारों को पैसे भी देता है बीजेपी, और फातमी साहब, उसका अमाउंट भी तय है। और जब हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग कभी भी वो भाषा नहीं बोलेंगे जो वैसी बोलते हैं। और मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा कि ये भाषा बुलवाया जा रहा है ताकि ये भाषा बोले, मुसलमान अट्रैक्ट हो। हम लोग तो वो भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब वो आपने उनका तकरीर सुनी होगी, तो वो उमर फारूक की बात करते हैं, उस्मान गनी की बात करते हैं, हज़रत अली की बात करते हैं। मैं अब बताइए आपके कोई कुरान हदीस उसका उदाहरण देकर, उसका एग्जाम्पल दे करके अगर सियासत में वोट मांग रहा है, तो उस वो भी वही काम कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये मिली भगत है। हम ये बोले, तुम ये बोलो, हम हिंदू का वोट ले जाएं, तुम मुसलमान का वोट ले जाओ, पूरे देश के अंदर सिर्फ बीजेपी का राज हो। आप अली अशरफ फातमी साहब, आप राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े अल्पसंख्यक चेहरा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या रणनीति होगी, इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? नहीं, देखिए, मुसलमानों ने बिहार के अंदर तकरीबन 80% वोट आज भी सेकुलर पार्टी को दिया है। और मुसलमानों का कहीं पर ये क्लेम नहीं था कि उन्हीं को सीट दिया जाए, उन्हीं को टिकट दिया जाए, बल्कि वो सहयोग कर रहे थे ताकि हिंदुस्तान में रोजगार देने वाली सरकार बने बिहार के अंदर, और एक सेकुलर सरकार बने, एक माहौल बने जिसमें सभी लोग आगे बढ़ सके। ये उनका एम था। और उसी एम से उन्होंने इंडिया गठबंधन का जो भी साथी कहीं खड़ा हुआ उसको वोट देने का काम किया। लेकिन हाँ, चुनिंदा जगहों पर जो एमआईएम पार्टी थी उसने इलेक्शन के रिजल्ट को खराब किया है। लेकिन इससे भी उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क पड़ा है उन जो स्पेशल जो पैसे बांटे गए हैं उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा। नहीं, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बिस्फी में हमने देखा कि वहाँ एमआईएम के कैंडिडेट को बैठा दिया गया या बैठ गए, तो क्या नहीं लगता है कि अगर बातचीत की जाती तो बाकी जगह पे भी इस तरीके के समझौते हो सकते थे और सीट बचाई जा सकती थी? आप क्या समझ रहे हैं, जो भी उम्मीदवार होता है ये कोशिश नहीं करता है? जरूर करता है, और जरूर किया होगा, हम लोगों ने भी किया। लेकिन पॉजिटिव होता है तभी आगे बात बढ़ती है। और और ये तो लोगों को फैसला करना है, आम जनता को समझना है कि मुझे अपना वोट कहाँ डालना है। नहीं, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अली अशरफ फातमी और असदुद्दीन ओवैसी में जिस तरीके से तीखी बयानबाजी हुई थी, उसका नतीजा था कि मिथिलांचल में या दरभंगा में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, तीखी बात नहीं, वो तो वो पहले दिन उतरे और मेरे ऊपर हमला किया उन्होंने, जबकि मैं उनका सबसे करीबी दोस्त था। मैं हर ज़माने में ज़बान से भी, फिजिकली भी, उनका भी, उनके वालिद मोहतरम का भी प्रोटेक्टर रहा हूँ। तो वो बेचारे को मेरी दोस्ती याद नहीं है, वो बीजेपी की दोस्ती उनको याद रहती है। आप देखो, आप समझो, आप नहीं समझोगे तो जो अपनी कौम के अंदर जो अनपढ़ लोग हैं, हमारी
महिलाएं औरतें हैं, उनके कहाँ समझ में आएगी। अभी भी हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद देखोगे तो वो मुसलमान में मिलेगी, और उसको जब धर्म की बात समझाई जाए तो उसको बहुत अच्छा लगता है, मन गुदगुदाता है। तो हम तो वो बात कर नहीं सकते, न किया लाइफ में। हम अलीगढ़ से सियासत कर रहे हैं, जब वहाँ नहीं किया हमने तो, और इतने दिनों तक नहीं किया, तो अब क्या करेंगे। तो वो हम कर नहीं सकते। और उनके लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अब आप समझ लो कि कोई भी नेशनल टीवी, आप तो यहाँ के यूट्यूब चलाते हैं, आ गए, लेकिन कोई भी नेशनल टीवी कभी हमें उतना स्पेस नहीं देगी जितना ओवैसी साहब को मिलती है। तो वो अपनी बात को डिलीवर कर पाते हैं लोगों तक, और उसमें अंडरस्टैंडिंग है, उसमें डायरेक्शन है कि भाई कोई भी मामला हो तो एक तरफ बीजेपी हो और दूसरी तरफ वो, जबकि वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। दोनों का एजेंडा एक है, एक का है हिंदूवाद, एक का है इस्लामवाद चलाना, लेकिन ये फेक है, ये कहीं पर इसमें सच्चाई नहीं है। तो आप देखोगे कि जो वोटर बन रहा है एमआईएम का, उसमें अनपढ़ लोग, कमजोर लोग, सेंटिमेंटल लोग, वो ज्यादा है। तो इसमें कोई बुरी बात, तो समझ जाएंगे वो। समझना बहुत आसान है कि आज पहली मर्तबा बिहार की तारीख में सिर्फ 11 एमएलए चुन के आए हैं मुसलमान। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 35-36 तक यहाँ जीते हैं बिहार में। इस दफा कितना जीत के आए हैं? 11, ओनली 11। अब बताओ एक चीज के, बिहार के अंदर 10 से 11 सीट ऐसी होगी जो मुसलमान सिर्फ अपने बलबूते जीत सकता है, और वो भी सीमांचल में है। सीमांचल के बाहर कोई ऐसी सीट नहीं है, न तो लोकसभा की है और न असेंबली की है, जो अपने बलबूते वो जीत सकता है। एग्जाम्पल ले लो, मेरी ही ले लो। यहाँ पे 22 से 23% मुसलमान है। मैं 4 मरतबा यहाँ का लोकसभा का मेंबर बना हूँ। तो 22% में कोई कैसे लोकसभा का मेंबर बन सकता है? हमें 57% तक वोट आया है। 53, 52, 46, 43, मतलब जितनी आबादी हमारी है, कभी ऐसा भी हुआ है उससे दोगुना, तीन, मतलब 2.5 गुना वोट आया मुझे। तो किसने वोट दिया? यहाँ के जो सेकुलर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं, उन्होंने मुझे जिताया। और वो चाहते हैं कि इन सब की दुकान बंद हो जाए, और वो आए साल में दो, 5 साल में 2 मरतबा, एक लोकसभा में, एक असेंबली में, आकर के यहाँ पर इस तरह की गंदी चीज़ों को परोसें, और परोस के वोट ले लें और फिर हैदराबाद चले जाए। जो आम आदमी को मुश्किलें आएंगी, काम आएगा, तो यहाँ पे तारिक अनवर साहब काम आएंगे उनको, यहाँ पे जावेद साहब काम आएंगे, फातमी आएंगे, तनवीर हसन आएंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी आएंगे, अब देखो हिना शहाब आएंगी, है ना। हर जगह लोग हैं मदद करने वाले, उनके अच्छे बुरे वक्त पे खड़े होने वाले। लेकिन ये आएंगे हैदराबाद से, और आते हैं वो सीमांचल में, कभी उनका स्वागत हुआ तो वहां करके फिर वापस चले जाते हैं वहीं से। तो ये आएंगे नहीं, और ना इनका कोई रूट है। तो ये सिर्फ बरगलाते हैं, वोट लेते हैं और पैसा लेके टिकट देते हैं। हमें तो बताया उम्मीदवारों ने 15 लाख, अब फिर हर हेलीकॉप्टर उतरेगा उसका 10 लाख अलग से। तो ये कौन सा आप क्या कर रहे हो आप किस तरह से यहाँ के उम्मीदवार तक को लूट रहे हो। तो देखो, ओवरऑल मुझे ये लगता है कि ये खुद इसका खमियाजा भुगतेंगे। इनके खुद वोटर जो हैदराबाद में, वो वाच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान में घूम करके क्या कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तेजस्वी ने इनके
4 एमएलए को तोड़ लिया था। उत्तर प्रदेश में क्यों जा रहे हो? फिर बंगाल का चुनाव आने वाला है, उसमें क्यों जा रहे हो? आपका एजेंडा एक है हमको और बीजेपी का साथ देना है और इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लगता है। और मैं आपसे बता दूं कि वो चहीते हैं भाजपा के। भाजपा ने जो सिंदूर पे टीम बनाई थी विदेश भेजने के लिए, तो अपने मन से चुनिंदा लोगों को चुना था। कांग्रेस से भी नहीं पूछा कि कौन जाएगा, समाजवादी से भी नहीं पूछा कौन जाएगा, तृणमूल से भी नहीं पूछा कि आपका कौन रिप्रेजेंटेटिव, जबकि ये तरीका है कि हर पार्टी से नाम मांगा जाता है कि आप दीजिए, ये डेलीगेशन जाने वाला है, आपकी पार्टी उसके लिए किसको चुनती है। तो उसमें एक 1 मेंबर लोकसभा में है, उनको चुन लिया जाता है और बहुत सारी पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं उससे कोई पूछा नहीं जाता है कि आपको चलना। ये तो संकेत है, समझने की चीज़ है, इसमें बताने की चीज़ ज़्यादा नहीं है कि ये नियर एंड डियर है हेडक्वार्टर के, और इसी वजह से वो लगे हुए हैं। फिर पटना पे आते हैं। कल समीक्षा बैठक थी राष्ट्रीय जनता दल की, क्या निर्णय हुआ? कई तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, इस्तीफा दे देंगे सभी विधायक। क्या हुआ कल? नहीं, इसकी चूंकि मैं उसका, मुझे बुलाया नहीं गया था कल उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाया गया था जो इलेक्शन लड़े हैं या फिर एमएलए हुए हैं, उनको बुलाया गया था। तो वो सभी लोग गए थे और उन लोगों से बातचीत हुई है, उसका डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन सबसे ये तो ज़रूर पूछा गया है कि आपके हारने की क्या वजह रही है, आपको कितना वोट आया, क्या है। और तो सब उनके पास है भी, मौजूद भी है कि कितना वोट आया, पहले कितना आया था। तो वो सब जानकारी सबसे कलेक्ट किया उन्होंने। और कल बड़ी खुशी की बात है कि माननीय तेजस्वी जी फिर से विपक्ष के नेता बने हैं। हम लोगों की तो दिली ख्वाहिश थी, मन से, दिल से, कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, युवाओं के मुख्यमंत्री बने, लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, कारखाना लगे, बिहार आगे बढ़े। लेकिन नौजवानों के फ्यूचर पे ये 40,000 करोड़ भारी पड़ा और फिर से पलायन के लिए लोग मजबूर हैं और रहेंगे, और उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। सवाल ये है कि क्या अब आप लोग की रणनीति होगी, अपने जो निराश कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, उनमें कैसे जोश भरेंगे? निराश कभी नहीं होता। जो फौजी होते हैं, एक जंग खत्म होती है, हारे या जीते, अगले की तैयारी करता है वो। और जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो अब भूल जाइए कि हम लोग अब कोई भी एक दिन भी इंतज़ार करेंगे। जो अगली लड़ाई है, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे और भी को बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं, वो सब की तैयारी करेंगे। ये घबरा के घर बैठने से कुछ मिलने वाला है क्या? ये तो एक जंग खत्म हुई, अब उसमें जो भी नतीजा आया उससे सबक सीख करके आगे के लड़ाई की तैयारी होगी। तो ये थे अली अशरफ फातमी, जिनका साफ कहना है कि हम हारे हैं लेकिन निराश नहीं है, और आगे की जो भी चुनावी तैयारी है उसमें आज से ही लग चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे मिथिला लाइव।